waiting for this order, and finally we have got this. Thank God for this. Thanks Supreme Court for this. Thanks to all the media. मेरे पिता की पिक्चर्स हैं उस दिन की कि वो उस लोकेशन पे नहीं मौजूद है, तो हमारे पास सारे ऐसे प्रूफ हैं कि जिस दिन की ये घटना बता रही है हम उस समय पे वहाँ पे होते हैं, तरह का रूप लिया। तो ये बिल्कुल, अगर मेरे पिता शायद पॉलिटिशियन ना होते तो शायद बहुत पहले इसमें हमें एक पब्लिक सेंटिमेंट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पब्लिक सेंटिमेंट में नहीं होता है, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर एमएलए तो हैं पर वो पब्लिक सर्वेंट। देश में एक मुद्दा छिड़ा हुआ है और सुर्खियों में है उन्नाव रेप केस मामला, जो 2017 में हुआ था, जिसके बाद कुलदीप सेंगर इसमें मुख्य आरोपी हैं। अभी हाल ही में 23/12/25 को, मतलब 23 दिसंबर को, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया और कुलदीप सेंगर को बेल ग्रांट कर दी, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मचता है, पब्लिक आउटरीच होता है, चारों तरफ धरना प्रदर्शन होते हैं। उसको देखते हुए सीबीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी दायर किया। एसएलपी को क्या कहेंगे? स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29/12/2025 यानी 29 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी। हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, पेशे से वकील हैं और यह सोशल मीडिया पे कानूनी दांव पेच के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये पूरा केस क्या है, समझेंगे और क्या क्या हुआ, क्या लीगल एस्पेक्ट हैं इसमें, किस वजह से बेल ग्रांट हुई, किस वजह से बेल ग्रांट को पे रोक लग गई, हाई कोर्ट ने बेल किस वजह से ग्रांट कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रोक लगा दी। ये सारी चीजें आज हम जानेंगे इनसे कि इस पे क्या ये है, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या समझ पाए हैं इस पे। तो आशुतोष जी, ये मामला आप देख ही रहे होंगे, इस समय चर्चाओं में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल कैसे दे दी थी, क्यों दी थी? देखिए, कानूनी प्रक्रिया में जब भी कोई कन्विक्शन होता है, मान लीजिए कोई आरोप स्थित होता है और किसी को आरोपित पाया जाता है, तो उसके बाद वो अपील करता है। अपील जब करता है तो अपील में सीआरपीसी, क्योंकि ये मामला पुराना है तो पुराने कानून ही लगेंगे इस पर, सीआरपीसी की धारा 389 के तहत अपील के दौरान बेल दी जाती है। ठीक। और बेल दी जाती है तो इस केस में क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने, इनका कन्विक्शन जो हुआ था वो सेक्शन 5 पॉक्सो के अंदर हुआ था, जो कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है। और उसकी सज़ा जो है वो उस ज़माने में, अब तो बढ़ गई है, 2019 का जब में अमेंडमेंट आ गया था, उसके पहले इसकी सज़ा मिनिमम 10 साल हुआ करती थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पाया कि जो कुलदीप सेंगर हैं उनकी सज़ा गलत प्रावधानों में हुई है, सेक्शन 5 ना होकर के सेक्शन 3 के थ्रू होनी चाहिए थी, जिसकी मिनिमम सेंटेंसिंग केवल 7 साल है और वो 7 साल से ज़्यादा वो जेल में रह चुके हैं। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस आदमी को अब बेल दिया जा सकता है और बेल दे दी। और 389 में जब बेल अपील में मिलती है तो सेंटेंस भी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। अच्छा, आप अभी सेक्शन 5 और सेक्शन 3 के बारे में बात कर रहे थे, हम इसको थोड़ा सा इस तरह सरल भाषा में समझना चाहेंगे, क्या है ये सेक्शन? देखिए, जो पॉक्सो एक्ट है वो पॉक्सो अधिनियम बनाया गया है जब किसी माइनर बच्चे के साथ कोई उत्पीड़न का कार्य कोई करता है तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया उसके खिलाफ। तो सेक्शन 3 जो है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में रेप कहते हैं। तो क्योंकि ये चाइल्ड रिलेटेड एक्ट है तो इसमें रेप जैसा टर्म यूज़ नहीं किया गया है। इसी में सेक्शन 5 जो है वो एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ रेप की बात करता है। एग्रेवेटेड मतलब कि रेप तो हुआ है, पर जिस आदमी ने रेप किया है या जिस आदमी ने सेक्सुअल असॉल्ट किया है वो इन अथॉरिटी था, वो पर्सन इन अथॉरिटी था या पावरफुल आदमी था, या वो बच्चा उस आदमी के पास किसी कॉन्फिडेंस के अंदर था, उसको जानता था। तो ऐसे केस में कानून मानता है कि उस आदमी को ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। तो वो सेक्शन 5 का मामला है। अब हुआ क्या कि दिल्ली हाई कोर्ट ने, जो इसमें सेक्शन 5C है, क्लॉज C है, वो कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो एग्रेवेटेड फॉर्म में माना जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर एमएलए तो हैं पर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो उन पर सेक्शन 5C नहीं लगेगा और वो सेक्शन 3 ही लगेगा। इसलिए उन्होंने माना कि वो सेक्शन 3 के अंदर का मुकदमा है और इसीलिए उनको, क्योंकि 7 साल वो गुजार चुके हैं, तो माना कि मिनिमम सेंटेंस पूरी हो चुकी है, तो इसलिए उनको बेल दे देना चाहिए। ये हाई कोर्ट जो है वो एमएलए
जैसे जैसे इसमें कहा गया कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है, जी। ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा, हाई कोर्ट का फैसला था। जी। तो हाई कोर्ट कुलदीप सेंगर को या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एमएलए, इनको पब्लिक सर्वेंट क्यों नहीं मानती है? हाँ, देखिए बात यह है कि पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं से डेफिनेशन निकालनी पड़ेगी। तो क्रिमिनल लॉ इन भारत में जो क्रिमिनल लॉ होते हैं उनका जनरल स्टैट्यूट है, जनरल लॉ है आईपीसी उस जमाने का। तो आईपीसी जो है उसमें पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है सेक्शन 21 में, और सेक्शन 21 की जो डेफिनेशन है आईपीसी में, उसमें जो एमएलए हैं वो पब्लिक सर्वेंट के अंदर नहीं आते हैं, इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट होता है। जी, जी। तो अब इसी पे एक और सवाल है कि मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद बेल ग्रांट हुआ, जबकि वो रिलीज नहीं किए गए क्योंकि एक और केस उनके ऊपर चल रहा था। जी, जी। वो पीड़िता के जी। पिता के मौत की हत्या का आरोप है। culpable homicide का हाँ, एक केस उसमें वो आरोपी हैं और अभी उनको रिलीज नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद पब्लिक आउटरीच होता है, हल्ला विद्रोह प्रदर्शन होते हैं चारों तरफ, और उसको किस वजह से सुप्रीम कोर्ट देखती है और कैसे देखती है? देखिए इन जनरल ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर पब्लिक आउटरीच का बड़ा असर ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो इस मामले में हम सीधे नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक आउटरीच की वजह से डिसीजन दिया है। पब्लिक आउटरीच की वजह से ये कहा जा सकता है कि लोगों ने एसएलपी फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, सीबीआई ने एसएलपी फाइल की, कुछ अधिवक्ताओं ने भी एसएलपी फाइल की इसको लेकर के, और तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना। हाँ, ये बात भी कही जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये एक पब्लिक सेंटिमेंट की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पब्लिक सेंटिमेंट पे नहीं होता है। पर जो सुप्रीम कोर्ट ने की वेकेशन बेंच में, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठे थे, हाँ, तो यही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये मुद्दा इसलिए और भी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस समय वैकेशंस चल रही हैं और छोटी वैकेशंस चल रही हैं, और इसमें जनरली क्या होता है, जब भी कोर्ट बैठती है तो जूनियर जजेस की कोर्ट बैठती है। लेकिन इस मामले को देखते हुए, और एक अरावली मामला जो जुड़ा हुआ है साथ में, जिसकी भी सुनवाई हो रही है, इस मामले को देखते हुए इस बार सीजीआई खुद बैठे थे, जिसमें तीन लोग बैठे थे। उनके नाम थे जस्टिस महेश्वरी थे, सीजीआई थे जस्टिस सूर्यकांत, हाँ, और जस्टिस मसीह थे। जी। तीन लोगों की बेंच बैठी थी और इस पे कुलदीप सेंगर के मामले पे फैसला सुनाई है। और अब आगे जानेंगे अब आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब एक देखा जाए कि क्या इस पे वो क्या कहना चाह रही थी, किस वजह से ये मामला पब्लिक सर्वेंट, जल्दी देखा जाता है कि हाई कोर्ट के मामलों पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी नहीं आता है। लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस बार हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई? जी, ऐसे हाई कोर्ट के फैसलों पे रोक तो लगती है। इस बार हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना अपोजिट पार्टी को सुने हुए रोक लगा दी फैसले पे। जनरल प्रिंसिपल ये है कि जब अगर बेल ग्रांट कर दी गई, ट्रायल कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है, तो बिना जिस आदमी को बेल मिली है उसको बिना सुने हुए स्टे नहीं दिया जाता है। ये एक जनरल प्रिंसिपल है। पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर, जैसे आपने पहले बताया कि अभी वो खुद रिलीज नहीं हुए हैं जेल से, वो कल्पेबल होमिसाइड के एक दूसरे केस में भी जेल में हैं, जिसकी भी हियरिंग हो चुकी है और उसका जजमेंट जो है वो रिजर्व कर दिया है हाई कोर्ट ने। तो क्योंकि वो अभी जेल में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि अभी जेल में वो आदमी है तो ज़रूरी नहीं कि उसको सुने। और एक हम ये नहीं कह सकते कि सेंटिमेंट या पब्लिक मोरालिटी का मामला है, बस सुप्रीम कोर्ट को लगा कि वो ऑर्डर जो है उसमें कानून की विवेचना की ज़रूरत है, इसलिए। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मान लिया है कि जैसे हाई कोर्ट के फैसले में ये था कि पब्लिक सर्वेंट ना माना जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट मानने के लिए कोई आदेश ऐसा कुछ नहीं? हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो हैं भारत के, तुषार मेहता, उन्होंने दलील दी कि जो पॉक्सो एक्ट है वो क्योंकि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए है, तो उसमें जो पब्लिक सर्वेंट की जो बात कही गई है तो उसको हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे, उसको हमको ऐसा इंटरप्रिटेशन देना होता है कि जिससे बच्चों को बचाया जा सके और बच्चों के लिए वो फेवरेबल हो। तो तुषार मेहता ने कहा क्योंकि वो एमएलए हैं, ठीक है, और वो पब्लिक की मतलब वो अथॉरिटी रखते हैं और पब्लिक डोमेन में, तो उनको पब्लिक सर्वेंट मान लेना चाहिए। डायरेक्टली उसको हमको आईपीसी की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन के अंदर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है।
इसके विपरीत कुलदीप सेंगर की तरफ से जो वकील थे, जिसमें हरिहरन जी थे और दवे साहब थे, तो उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ का जो सिद्धांत है वो कहा कि जहाँ पर कोई स्पेशल क्रिमिनल लॉ है उसमें किसी बात को डिफाइन नहीं किया गया है, तो हम जब तक वो नहीं कहता है कि कहीं और से डेफिनेशन ली जाएगी, तो जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन हमारे पास मौजूद होगी हम उसी को लेंगे। तो आईपीसी की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है, उसको हम लेंगे, क्योंकि देखिए क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दोनों पार्टी का है, अक्यूज्ड का भी है और विक्टिम का भी है। तो हमको अक्यूज की तरफ से भी देखना होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, उसको हम नहीं मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट लिख तो रहे हैं पर उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अगर उसकी डेफिनेशन हम आईपीसी से लेते हैं तो लिमिटेड डेफिनेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा मांगा है कि आप 4 हफ्ते के अंदर, और गवर्नमेंट डिसाइड करे कि पब्लिक सर्वेंट क्या है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ उठ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के जजमेंट पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि पब्लिक सर्वेंट का होना या ना होना पॉक्सो में वो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसीलिए जब तक वो डिसाइड नहीं होगा तो इन्होंने तब तक ऑर्डर को स्टे कर दिया है हाई कोर्ट का। अच्छा, एक ये देखा जाए कि एक ये हीनियस क्राइम है जी, और दिल्ली हाई कोर्ट का जो इस पे फैसला आया जी, उसके बाद पब्लिक आउटरीच हुआ, चारों तरफ बवाल मची। क्या मतलब इसको इस तरीके से भी लोग देख रहे हैं कि कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए एक उनके मन में इस तरह की भावना आ रही है कि क्या हमें न्याय मिल सकता है, क्या ऐसे अगर बड़े बड़े वकील खड़ी कर दिए जाए या इस तरह से पैसे वाले लोग हैं वो अपने आप को बचा ले जाएंगे, क्या इस तरह से देखा जा सकता है? जी देखिए, इस पे बड़ी अच्छी बात कही ऑनरेबल सीजेआई ने। उन्होंने कहा कि अगर कुलदीप सेंगर को बेल इस जुडिशरी ने दी है तो कन्विक्ट भी इसी जुडिशरी ने किया था। तो देखिए, बेल मिलना ना मिलना ये सब कानूनी प्रक्रिया का वो हिस्सा है और अल्टीमेटली जस्टिस होता है। समय लग सकता है, भारत की कानूनी प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा है। इसमें जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें अक्यूज्ड के राइट्स को भी देखा जाता है और हमारी एक फिलॉसफी है कि 100 गुनहगार छूट जाए पर कोई निर्दोष जो है वो जेल ना जाए। ये फिलॉसफी है जिसके तहत हम देखते हैं, तो मौका मिलता है उसको भी सुनने का, सुनाने का। आप देखते होंगे जहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा होती है, तो कई बार उसमें रिव्यू जाता है, कुछ जाता है, जैसे कसाब के मामले में, वह सब मामलों में होता है। अल्टीमेटली जस्टिस तो हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, सीजेआई ने भी यही कहा है कि आपको वेट करना चाहिए और जस्टिस होगा। तो जुडिशरी की साख पर सवाल नहीं है। हाँ, ये है कि प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा हो जाती है, तो लोगों के अंदर एक चीज़ आ जाती है कि न्याय नहीं मिल रहा है। पर आप खुद देखिए कि उतने बड़े वकील उनके भी थे, तो हमारे तरफ से भी सॉलिसिटर जनरल गए और अल्टीमेटली उनका बेल जो है वो स्टे हुआ है। तो इस पे क्या लग रहा है, इस पे आगे अब क्या हो सकता है? जैसे अब उनसे गवर्नर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, इस पे क्या आगे हो सकता है, क्या होगा इस केस में कुछ? अब देखिए, क्योंकि मैटर जो है वो अपीलेट मैटर है, वो हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है अभी ये तो केवल एक एसएलपी थी उस बेल के ऑर्डर को स्टे कराने के लिए। बाकी ओरिजिनल अपील जो है वो हाई कोर्ट में ही चल रही है और हाई कोर्ट ही फिर फाइनली डिसाइड करेगा कि उनको कन्विक्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है, क्योंकि कन्विक्शन के ऑर्डर के अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में आए हैं। हाई कोर्ट अपील सुन रही है, तो हाई कोर्ट देखेगी ट्रायल कोर्ट में जो एविडेंस दिए गए उनके बेसिस पर वो डिसाइड करेगी कि क्या सही में ये कन्विक्ट किया गया था इनको कि नहीं किया गया था। अब देखिए हाई कोर्ट इस पर क्या डिसाइड करती है। अगर कन्विक्ट करती है, कन्विक्शन कंटिन्यू रहेगा। अगर नहीं करती है, मान लीजिए उसको रिलीज कर देती है, उसको लगता है एविडेंस में कोई लूप होल है, तो स्टेट ज़्यादातर मामलों में, ऐसे मामलों में स्टेट फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी अपील कर देता है। तो ये तो आगे आने वाली बात है। फिलहाल के लिए उनका जो बेल है वो तो खत्म कर दिया गया। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव जी, जो कानूनी दांवपेच के अपने चैनल्स को भी चलाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए इन्फ्लुएंस भी करते हैं। आप अपना चैनल का नाम इस पे बता सकते हैं? जी, हमारे चैनल का नाम है द लॉजिकल क्लासरूम। ये आपको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों प्लेटफॉर्म्स पे है। मैं हूं अविरल श्रीवास्तव, डिजिटल जनतंत्र से।